Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart School. स्टूडेंट, जैसे कि आपका जो बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 15th ऑफ फेब, तो टाइम पीरियड कम बचा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है और बच्चों ने कहा कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो बच्चे, एक वीडियो मैं आपके लिए जनरेट कर रहा हूँ। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट इस वीडियो के थ्रू सारी क्लियर हो जाएगी, बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें हमने खाली वही टर्म्स देखनी होती हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने क्या देखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, वही यही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड। हमने कैश फ्लो का ही जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो फ्लो है वो हमने नोट डाउन करना होता है, वो हमें लिखना होता है ड्यूरिंग द पीरियड। तो कैश तो हमें पता है क्या होती है, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाता है। अब कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास आ गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चे, जिसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये हमारे पास आ जाती हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट में ये चीज़ें। ठीक है, तो हमने क्या देखना होता है यहाँ पे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो गाइड करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग इनको गवर्न किया जाता है। इसमें बेसिकली बच्चे हम 3 तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो वो 3 तरह की एक्टिविटीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम 3 तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस, एक होती है बच्चे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमें पता ही है हमारी मेन एक्टिविटी होगी। मेन एक्टिविटी मतलब जहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, आपने इन्वेस्टमेंट की होगी कहीं पर, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ गई। जैसे आपने सेल और परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, जिसको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपको पता ही है, कैपिटल और बोरोइंग के रिलेटेड होती है। आपने फाइनेंस कहाँ से रेज करना है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ गया। अब एग्जांपल के तौर पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो आपने कोई कैश परचेज की है या कैश सेल की है कुछ, ठीक है, या कैश कोलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, या कोई सैलरी पे की है, या इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड, ठीक है, या इनकम टैक्स रिफंड, या कोई कमीशन रिसीव की। तो जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस तरह की एक्टिविटीज़ को हम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखते हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको बता दिया मैंने, कोई फिक्स एसेट्स को सोल्ड करना, फिक्स एसेट्स को, ठीक है, फिक्स एसेट्स को सोल्ड करना या फिक्स एसेट्स को परचेज करना, ठीक है, या आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या आप कोई डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, ठीक है,
तो ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती है। फिर हमारी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ गई, या तो शेयर इशू किए, या डिबेंचर इशू किए, ठीक है, या आपने इंटरेस्ट पे किया है, या आपने डिविडेंड पे किया है, क्योंकि आपने अगर डिबेंचर इशू किए होंगे तो इंटरेस्ट पे किया होगा, शेयर इशू किए होंगे तो डिविडेंड पे करोगे, ठीक है, या बारो किया कहीं से, बोरोइंग टेकन, ठीक है, या आपने लोन पे किया, रीपे किया, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती है। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ, तो आपको क्वेश्चन जो है समझ आ जाएगा करने कैसे। तो बच्चे मैंने आपको बताया था हमारा जो फॉर्मेट है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है उसके अकॉर्डिंग इसको हम गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना ये चीज़ याद रखनी है कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या हमें डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो दिया होगा आपको। उसमें आपने ऐड कर देना है ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का ऐड करना है, इंटरम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर ये करना है, ठीक है। फिर लेस कर देना आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो गिवन होगी आपको, तो उससे आपका जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। तो मोस्टली हमें ये गिवन होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको समझ आनी कि क्वेश्चन मेरा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 90% केसेस में आपको ये गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो ये फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स शोन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट टू बी शोन इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये भी लेस करना हमने, ठीक है। तो हमने बस याद रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग जो आइटम्स होती हैं उनको ऐड करना होता है। जैसे डेप्रीसिएशन होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर होता है, या डिपेंचर्स राइट ऑफ होते हैं, या इंटरेस्ट ऑन बोरिंग हो गया, डिपेंचर्स हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया। डेप्रीसिएशन के साथ एक वर्ड और लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट जो जिनकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो वो भी आ जाता है हमारा इसमें। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये भी हमारा आ जाएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो भी आ जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर नोट कर लो आप, 2-3 आइटम्स और बताया तो आपको, जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बता दिया मैंने आपको, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो भी आ जाएंगी। लेस क्या करना होता है बच्चे, हमें लेस करना होता है इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, रिसीव्ड, या डिविडेंड इनकम रिसीव, रेंटल इनकम रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो इससे इसको निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें ऐड करना होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, और लेस करना होता है इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर उसमें आप लेस कर सकते हो इनकम टैक्स पे किया होगा तो। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है, ये आपका आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया आपका आंसर, ठीक है। फिर हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में देखना होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने ऐड करना होता है अगर फिक्स एसेट्स सोल्ड किए हुए हैं, या इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है, या इंटेंजिबल एसेट्स सोल्ड किए हैं, या इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया, या रेंटल इनकम आपको मिली हुई है। लेस करना है अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किए हुए हैं या इंटेंजिबल एसेट्स परचेज किए हुए हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नेट कैश फ्रॉम या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया। अगर आंसर प्लस में है तो फ्रॉम हो गया, अगर आंसर नेगेटिव में है तो यूज इन आ गया, ठीक है। फिर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में देखना होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर शेयर इशू किए हैं या लॉन्ग टर्म बोरिंग आपने इशू की हुई है,
तो लेस करना होता है अगर डिविडेंड पे कर दिया, इंटरम डिविडेंड पे किया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया हुआ आपने, या लोन रीपेमेंट की हुई है, तो इससे आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर तीनों एक्टिविटीज़ को हमने ऐड कर देना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकल जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमने जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली आइटम्स थी जो मैंने आपको बताया था, वो हमने यहाँ पे लेनी होती हैं। जैसे आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बताया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिज, मार्केट सिक्योरिटीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको बोला कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, वो ऐड कर देने सारे। तो आपके पास बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, वो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो इफेक्ट नहीं करती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जिनको कोई इफेक्ट नहीं होता, वो भी आप याद रख लो। जैसे आपने कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका नो इफेक्ट आता है, या कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, क्योंकि यहाँ पे कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, ठीक है, या परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, या कोई क्रेडिट आइटम्स, वो नहीं लेनी होती हमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कोई बोनस शेयर इशू किए हैं, क्योंकि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं, ठीक है, तो वो हमने नहीं लेना होता, इसका इफेक्ट नहीं आता। या आपने डिपेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट किए हुए, तो इसका भी इफेक्ट नहीं आता। या आपने राइट ऑफ कर दिए हैं बैड डेट्स अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसका भी इफेक्ट नहीं आता। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बस हमें मेन ये चीज़ें पढ़नी है, फॉर्मेट आना चाहिए और हमें जो है आइटम्स का पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा।